बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एसी थ्रू अ कैपेसिटर। इससे पहले लास्ट वाला आर्टिकल हमने पढ़ा था एसी थ्रू अ रजिस्टर। आज जो है वो है एसी थ्रू अ कैपेसिटर। कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है? एक ऐसा सर्किट जिसमें हम एसी सोर्स के साथ एक कैपेसिटर को अटैच कर देते हैं, उसे हम कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं। ठीक है, इन विच एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव सर्किट। अब इसको अगर मैं सिंबल को शो करूं तो ये हमारे पास कैपेसिटर है, इसको मैंने एक कनेक्ट कर दिया हुआ है एसी सोर्स के साथ। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर रजिस्टर में आपने बल्ब नहीं लगाया था, यहाँ पे बल्ब क्यों लगाया हुआ है? वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आप स्टार्टिंग पे ये देखें कि एक डीसी सोर्स है। डीसी सोर्स यानी कि बैटरी है, यानी कि सेल है, उसके साथ आपने एक बल्ब को अटैच कर दिया और वो चलता रहेगा। अब हम इसी सर्किट को मॉडिफाई कर लेते हैं अपने हिसाब से, इसमें एक कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट्स और एक नेगेटिव प्लेट्स। इसको हमने एक कैपेसिटर के साथ अटैच कर दिया। अब आपने स्टार्ट पे देखना ये न्यूट्रल होंगी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। जब कोई चार्ज नहीं होगा तो जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो ही ये फुल हो जाएगा कैपेसिटर, उसके बाद चार्ज स्टोर नहीं करेगा ये अपने अंदर, और जो चार्ज बाहर है वो बाहर ही रहेगा, तो सारे चार्जेस आपस में एक जगह पर रुक जाएंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि करंट में सर्किट के अंदर करंट जो है वो कैसे फ्लो करता है। जब आप कनेक्शन ऑन करते हैं, लाइक दिस, जब आप बटन ऑन करते हैं तो बटन ऑन करते हैं तो जहाँ जहाँ पे जो चार्जेस होते हैं वो वहाँ वहाँ पे ही मूव करना शुरू कर देते हैं एक स्ट्रेट लाइन में वायर के अंदर। अब जब आप स्विच को ऑफ करते हैं तो ये नहीं होता कि जो स्विच से चार्ज निकल गया वो अब बल्ब तक जाएगा तो फिर ऑफ होगा, नहीं, बल्कि जब आपने ऑफ किया वो चार्ज पीछे से आगे नहीं आया तो आगे जहां जहां पे चार्जेस है वो सारे वहीं के वहीं रुक जाएंगे। इसलिए जब हमारे पास ये बैटरी के साथ कनेक्ट हुआ होता है, जब चार्ज यहाँ पर फ्लो हो रहे होते हैं, वहाँ पे जाकर स्टोर हो रहे होते हैं, तो चार्ज मूव करता रहता है। जब ये फुल हो जाता है कैपेसिटर, तो जो बाहर वाला चार्ज होता है वो वहीं का वहीं मौजूद होता है। जब वो वहीं पे रहेगा, आगे मूव नहीं करेगा, तो सारे के सारे चार्जेस इस वायर के अंदर वहीं पे रुक जाएंगे और करंट जीरो हो जाएगा। जब करंट जीरो होगा तो बल्ब जो है वो ऑफ हो जाएगा, वो ऑन नहीं होगा। इसका मतलब है जब हम डीसी सोर्स को एक कैपेसिटर के साथ लगाते हैं थोड़ी देर के लिए तो करंट मूव जो है वो फ्लो करता है, जब तक वो फुल नहीं होता, जब तक वो चार्ज हो रहा होता है। लेकिन जो ही वो चार्ज फुल हो जाता है या हमारे पास करंट फ्लो नहीं करता तो बल्ब हमारे पास ऑफ हो जाता है। लेकिन हम यही सिनेरियो देखते हैं एसी में। एसी सर्किट में हमने एसी सोर्स लगा दिया है एक कैपेसिटर के साथ और साथ में एक बल्ब लगा दिया, और बल्ब हमने इसीलिए लगाया है हम देखें जब बल्ब ऑफ हो जाए तो हमें पता चल जाएगा अब करंट फ्लो नहीं हो रहा सर्किट के अंदर, और जब करंट फ्लो हो रहा हो तो बल्ब चल रहा होगा। अब हमने क्या करना है, हमने एक कैपेसिटर लिया, इसकी दो प्लेट्स हैं, ये शुरू पे न्यूट्रल होगा, इसके ऊपर दोनों प्लेट्स के ऊपर कोई चार्जर नहीं होगा। जब चार्ज नहीं होगा तो हमारे पास इस प्लेट को जब हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव के साथ तो इसको हम नेगेटिव के साथ, तो हमारे पास इनके ऊपर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। अभी चार्ज फुली तौर पे स्टोर नहीं होगा, और आपको पता है डीसी एक ही सिम्त में होता है, लेकिन एसी की दो सिम्त होती हैं, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल। अब अभी ये फुल चार्ज नहीं हुआ होगा तो ये अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा। जब पोलैरिटी चेंज कर लेगा तो चार्ज जो है इधर से इधर मूव करना शुरू कर देगा। पहले हमारे पास इधर से इधर जा रहा था, अब हमारे पास इधर से इधर आना शुरू हो जाएगा। यानी कि इस केस में हमारे पास यहाँ से यहाँ गया था चार्ज, और इस केस में हमारे पास जो चार्ज है वो यहाँ से यहाँ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें निकल रहा था चार्ज और पॉजिटिव पे सबमिट हो रहा था, और इसमें हमारे पास जो पॉजिटिव मौजूद था, जो चार्ज मुकम्मल हुआ होता, वो दोबारा इस साइड पे आना शुरू हो जाएगा जब कम होगा। मतलब कि आप सिंपलीफाई में ये समझ लें कि जब हमारे पास जो डीसी के साथ लगा होता है तो थोड़ी देर बाद करंट ऑफ हो जाता है, क्योंकि हमारे पास चार्ज फुल हो जाता है कैपेसिटर, तो वो चार्ज को मज़ीद मूव नहीं होने देता, मूव नहीं होगा तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता। एसी में अभी चार्ज कैपेसिटर हुआ ही नहीं होता कंप्लीट के जो एसी है वो अपने पोलैरिटी चेंज कर देता है। जब वो पोलैरिटी चेंज करेगा तो करंट की डायरेक्शन दूसरी सिम्त में होगी, जो चार्ज हुआ होगा वो दूसरी सिम्त में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से पहले इधर आया था,
और अब पोलैरिटी चेंज की तो चार्ज इधर से इधर मूव करना शुरू कर देगा। जब इधर से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जैसे कि यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता था, इसमें नेगेटिव से इस साइड पे पॉजिटिव पे जाना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास पहले केस में जो बल्ब है उसको ये नहीं पता कि करंट का सर्किट मुकम्मल हुआ है कि नहीं। जो है हमारे पास बल्ब तब ग्लो करेगा जब मूवमेंट होगी चार्जेस की। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इधर से करंट को दूसरी साइड पे जाए, लेकिन चार्ज मूव कर रहे हैं ना, तो चार्ज मूव करने से बल्ब ऑन रहता है। वो चार्ज पहले इधर से इधर जा रहे होते हैं, फिर इधर से इधर आ रहे होते हैं, लेकिन बल्ब चलता रहता है। ठीक है, एसी का ये है, और बल्ब बंद नहीं होता। इस बल्ब की वजह से हम देखेंगे कि क्या इसमें करंट चल रहा है या नहीं चल रहा। लेकिन हमने देखा दोनों केसेस में भी हमारे पास जो है वो करंट फ्लो कर रहा है और बल्ब चलता जा रहा है, लेकिन डीसी में ऐसा नहीं था। अब हम कह सकते हैं कि एसी में जो है हमारे पास एसी कैन पास थ्रू बिकॉज ऑफ चेंजिंग, क्योंकि वो बार बार चेंज हो रहा होता है इसलिए भी चल हो जाता है। और डिस्चार्जिंग हो रही होती है, मतलब पहले कैपेसिटर चार्ज होता है और फिर डिस्चार्ज भी होता है, इसलिए मोशन जो है कंटिन्यूसली रहती है चार्जेस की और बल्ब ग्रो करता रहता है। लेकिन डीसी में डिस्चार्ज नहीं होता, सिर्फ चार्ज ही होता है, इसलिए वहाँ पे बल्ब जो है वो बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है। अब हम एक्सप्लेनेशन इसकी करते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक लॉजिकल मेथड होता है और एक मैथमेटिकल मेथड होता है। लॉजिकल मेथड क्या और मैथमेटिकल, पहले हम लॉजिकल मेथड पे जाएंगे। हम देखते हैं कि किस तरह ये बल्ब ऑफ रहता है डीसी में और किस तरह हमारे पास एसी में ऑन रहता है, तो क्यों रहता है। अब हम पहले एसी सोर्स लगाते हैं और एसी सोर्स में हम दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं ये जो कि ज़ीरो पे हैं, और अब ये करंट है। आपको पता है यहाँ पे कोई चार्ज स्टोर नहीं है, तो करंट यहाँ से बहुत तेज़ी से इधर आके मूव करके इस प्लेट पर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जैसा कि आप मोबाइल चार्जर पे लगाते हैं, तो शुरू पे अगर आप चार्जर पे लगाएं, बैटरी लो हो तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चार्ज होता है, लेकिन जो जो ये वो चार्ज बढ़ता जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ये क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब हमारे पास शुरू पे आप देख लें कि हमारे पास कोई इसके ऊपर चार्ज स्टोर नहीं है, तो वोल्ट मीटर जो लगाया वो रीडिंग ज़ीरो शो कर रहा है, इसका मतलब है इसका पोटेंशियल ज़ीरो है, कोई वोल्टेज नहीं है। लेकिन हमारे पास करंट मैक्सिमम है, चार्ज बहुत तेज़ी से मूव करके उधर जाके स्टोर होना चाह रहा है। अब जब चार्ज जा रहा है, जो ही इसके ऊपर कुछ चार्ज आ गया है, नेगेटिव और पॉजिटिव, जब पहले तो इस पर कोई चार्ज नहीं था, चार्ज भाग के आया, बड़ी स्पीड से चार्ज हो गया, इसके ऊपर स्टोर हो गया। लेकिन अब जब नेगेटिव चार्ज इस जगह पे आएगा तो वो देखेगा कि आगे फिर नेगेटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये जो आगे बहुत ज़्यादा चार्जेस होंगे वो आने वाले चार्ज को रिपेल करेंगे। जब उनको रिपेल करेंगे तो वो चार्ज इतनी जल्दी स्टोर नहीं होगा। जब ये चार्ज स्टोर नहीं होगा तो जारी बात है इसके पीछे जो चार्जेस आ रहे हैं उन सब की स्पीड जो है वो लो हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ी स्पीड से आगे जाता तो पीछे वाले बड़ी स्पीड से मूव कर रहे थे। जब ये रुक गया आगे वाले की रिपल्शन की वजह से, तो पीछे वाले भी उतनी स्लो स्पीड में हो जाएंगे। और जब स्पीड स्लो होगी तो मूवमेंट उसकी कम होगी, मूवमेंट कम होगी तो करंट कम हो जाएगा। यानी कि करंट पहले 8 एम्पेयर था, इसमें 3 एम्पेयर पे आ गया, लेकिन वोल्टेज पहले ज़ीरो था, अब वोल्टेज इंक्रीज कर गया क्योंकि इसके ऊपर चार्ज स्टोर हो रहा है। अब हमारे पास इसमें सिनेरियो में देखें, हमारे पास करंट कम हो गया लेकिन वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है। उसके नेक्स्ट केस में हम देखेंगे जब कैपेसिटर फुली तौर पे हमारे पास चार्ज हो जाएगा। जब फुली तौर पे चार्ज होगा तो हमारे पास इधर से जो चार्ज है वो आगे की तरफ जाएगा ही नहीं। जब नहीं जाएगा तो ये चार्ज रुक जाएगा, तो सारे के सारे वायर्स के अंदर चार्जेस रुक जाएंगे, तो हमारे पास जो एमीटर होगा वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन देगा कि अब चार्ज मूव नहीं कर रहा, यानी कि करंट ज़ीरो है। लेकिन ये चार्ज की कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो मैक्सिमम हुई हुई है, यानी कि वो फुल चार्ज हुआ है, तो वो हम हमारे पास पोटेंशियल जो है फुल हो जाएगा। अब तीनों को आप ऑब्जर्व करें, इसमें करंट मैक्सिमम है, वोल्टेज ज़ीरो है, फिर वोल्टेज इंक्रीज कर गया, करंट कम हो गया, फिर हमने देखा वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, करंट ज़ीरो हो गया। तो हम कह सकते हैं व्हेन वोल्टेज इज़ ज़ीरो करंट इज़ मैक्सिमम, एंड व्हेन करंट इज़ ज़ीरो तो वोल्टेज इज़ मैक्सिमम। जब वोल्टेज जीरो होता है करंट मैक्सिमम होता है, जब करंट जीरो होता है वोल्टेज मैक्सिमम होता है। बट इन रजिस्टर्स करंट, लेकिन हमने देखा कि रजिस्टर में ऐसा नहीं था। ये कैपेसिटर का केस है, इसमें जब करंट मैक्सिमम वोल्टेज जीरो, जब वोल्टेज मैक्सिमम करंट जीरो। तो लेकिन रजिस्टर में हमने देखा था करंट और वोल्टेज वाज इन फेज, उसमें इन फेज थे कि जब करंट मैक्सिमम है वोल्टेज भी मैक्सिमम, जब वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है। लेकिन इसमें सिनेरियो और है।
अब हम मैथमेटिकली इसको समझते हैं कि कैसे ऐसे होता है। मैथमेटिकली हमने इक्वेशन पढ़ी है कैपेसिटर की Q इज इक्वल टू सी वी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। और हम जानते हैं V बराबर वी नॉट साइन ऑफ थीटा होता है। इस V की जगह पे वैल्यू पुट की, वी नॉट साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। Q इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ऑफ थीटा। अगर हम ये इक्वेशन देखें, मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी उसी पे डिपेंड करेगा V की वैल्यू क्या आती है। तो हम कह सकते हैं V यानी कि वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ साइन ऑफ थीटा। अब साइन थीटा का फंक्शन है वोल्टेज है। साइन की कर्व ये होती है, तो वोल्टेज की मैं ग्राफ बनाऊंगा, उसकी कर्व बनाऊंगा तो वो भी साइन की तरह ही आएगी। ये वाली हमारे पास यहाँ से ये, ठीक है। अब हम अगर v की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो q भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ थीटा के हो जाता है, यानी कि साइन थीटा पे ही q की वैल्यू भी डिपेंड करती है। तो चार्ज इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ साइन थीटा। तो हमारे पास चार्ज जो है वो भी साइन थीटा का ही फंक्शन होगा, उसकी कर्व भी ऐसी ही आ जाएगी। अब हमारे पास दो कर्व आ गई हैं स्टूडेंट्स, एक वोल्टेज की और एक चार्ज की। अब हम चलते हैं करंट की तरफ। हम जो क्वेश्चन लास्ट में रजिस्टर वाला पढ़ा हुआ था उसमें भी हमने यही देखा था, वोल्टेज और करंट के दरमियान क्या रिलेशन है। ये इन फेज हैं या आउट ऑफ फेज हैं या एक दूसरे से लैग और लीड कर रहे हैं, ये कैसी सिचुएशन है। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में, रजिस्टर वाले क्वेश्चन में हमारे पास ब्यूटी ये थी कि V इज इक्वल टू आई आर था हमारे पास रजिस्टर की इक्वेशन, और उसमें V भी था और I करंट भी था। वोल्टेज और करंट जिन दोनों के दरमियान हमने रिलेशन फाइंड आउट करना था, वो दोनों ही क्वांटिटीज हमारे पास इक्वेशन में मौजूद थी। लेकिन इसमें ये देखें Q इज इक्वल टू सी वी, वी तो है, वोल्टेज तो है, लेकिन करंट नहीं है। अब ये हमें मायूस नहीं हो जाना चाहिए। इसका हम एक और सिनेरियो देखेंगे कि हमारे पास इसमें वोल्टेज तो है, लेकिन करंट को हम कैसे देखेंगे। चार्ज तो है ना इस इक्वेशन में, और चार्ज जब मूव करता है उसे ही तो करंट कहते हैं। तो हम इस चार्ज की मदद से करंट निकालेंगे। अब आप देख लें करंट की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस जितने टाइम में फ्लो करें उसका फ्लो के रेट को हम कह देते हैं जी हमारे पास करंट है। और ये जो हमारे पास बटा होता है ना स्मॉल चेंजेस का वैल्यूज के, उसे हम मैथ में स्लोप भी कहते हैं। और जब ये चेंज हो रेशो का, डिफरेंट जो है क्वांटिटीज की स्मॉल चेंज की रेशो लें तो वो हमारे पास स्लोप हो जाती है। इसे हम कहेंगे स्लोप, ऊपर चार्ज है नीचे टाइम, स्लोप ऑफ चार्ज विद टाइम। ठीक है, जैसा कि आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ते थे, डेल वी ओवर डेल टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और ये भी स्लोप ही थी असल में, जो कि हमारे पास स्लोप ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। यहाँ पे चार्ज है तो स्लोप ऑफ चार्ज विद टाइम हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ हमारे पास स्लोप क्या होती है। स्लोप को उर्दू में ढलवान कहते हैं। जब कोई बॉडी की स्लोप हो, जैसा कि अक्सर घरों के आगे सीढ़ियाँ बनी होती हैं बाइक वगैरह चढ़ाने के लिए, वो थोड़ी सी ऊपर होती हैं, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन होती हैं, वो स्लोप ही होती है असल में। अब अगर ये बॉडी सीधा है तो हम कहेंगे इसकी स्लोप ज़ीरो है। लेकिन अगर ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ हो जाती है तो हम कहेंगे स्लोप है तो सही लेकिन स्लोप लो है। लेकिन ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर जाते हुए हम पॉजिटिव स्लोप लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए और ज़्यादा हमारे पास इंक्लाइन हो गई है ये, तो हम कहेंगे स्लोप है पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर जा रही है, लेकिन स्लोप यहाँ पे हाई है। इसमें स्लोप थी लेकिन लो थी, इसमें स्लोप है लेकिन हाई है, लेकिन दोनों में ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो हम कहेंगे इसकी इनफाइनाइट स्लोप है, बहुत ज़्यादा स्लोप है। अब यहाँ पे जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ जो स्लोप होगी वो हमारे पास होगी नेगेटिव स्लोप लेकिन लो होगी। जब और ज़्यादा इंक्लाइंड कर देंगे इसको हमारे पास तो ये नेगेटिव होगी क्योंकि नीचे आ रहे हैं, लेकिन स्लोप हाई होगी। इस अगर आपको क्लासिक समझ आ गया तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। हमारे पास चार्ज की ये देखें ये कर्व थी। अगर हम चार्ज की कर्व को ऊपर वाला पॉजिटिव हिस्सा यहाँ पे ले लें, ये वाला, और जब ये ले लेंगे पॉजिटिव हिस्सा तो इसमें देखें हम टेंजेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट क्या होता है, सिंपली इसकी डेफिनेशन होती है एक कर्व पाथ हो उसमें एक ऐसी लाइन लगाएं कि उसका एक पॉइंट पे उसके साथ टच करके गुजरे, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो ये कर्व थी, मैंने यहाँ पे ये लाइन लगाई और मैंने लाइन लगाई कि एक पॉइंट ये वाला मस हुआ, इसके साथ टच हो गया ये वाला पॉइंट, तो ये हमारे पास टेंजेंट होगी। अब इसमें देखें कितनी ज़्यादा हमारे पास स्लोप है इसकी, बिल्कुल स्ट्रेट है वर्टिकल पे, और वर्टिकल पे हमारे पास क्या होती है स्लोप ज़्यादा होती है। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल थी और ज़्यादा वर्टिकल होगी और ज़्यादा वर्टिकल होगी, स्लोप हाई होगी। यहाँ पे आप देखें स्लोप बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे देखें स्लोप
कम हो गई है लेकिन पॉजिटिव में है। ये पहले ऊपर जा रही है फिर इधर जा रही है, जा ऊपर ही रही है कर्व, लेकिन स्लोप इंक्रीज कर रही है। हमारे पास स्लोप पहले ज़्यादा थी फिर कम हो रही है, डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे जो टेंजेंट लिया हमने वो देखें हमारे पास बिल्कुल हॉरिजेंटल आ गई, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन की स्लोप ये मैंने आपको बताई थी यहाँ पे 0 होता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लोप की हम कर्व निकालते हैं। स्लोप की कर्व हमारे पास क्या है, जब 0 था चार्ज यहाँ पे उस वक़्त स्लोप मैक्सिमम थी जो कि ये आ गई। फिर हमने मज़ीद आगे गए, स्लोप कम हो रही है, इधर से यहाँ पे आए तो स्लोप और कम हो गई, और जब हम हॉरिजेंटल पे आए तो स्लोप 0 हो गई। इसका मतलब है चार्ज जूं जूं इंक्रीज कर रहा है स्लोप आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज कर रही है। तो हम इसकी स्लोप की इक्वेशन ये कर्व ये बना देंगे इतनी, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास आ गए। उसके बाद अगर यहाँ से हम देखें अब दोबारा कर्व नीचे आ रही है, अब स्लोप होगी तो वो नेगेटिव में होगी। अब यहाँ से नीचे आए तो स्लोप पहले 0 थी अब ज़्यादा हो गई, स्लोप ज़्यादा हुई लेकिन नेगेटिव में। तो हम इधर से जो लगाएंगे तो वो नेगेटिव की तरफ लगाएंगे, स्लोप ज़्यादा हो रही है लेकिन नेगेटिव में, यानी कि 0 से नीचे की जानिब। अब यहाँ पे जब इस पॉइंट पे आएंगे तो स्लोप और ज़्यादा हो गई है क्योंकि लाइन वर्टिकल होती जा रही है। जब लाइन बिल्कुल वर्टिकल हो गई हमारे पास मैक्सिमम स्लोप होगी लेकिन नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव में। तो इसको हम शो करेंगे, ये वाला पॉइंट आ जाएगा मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव में। तो इसको अगर हम ग्राफ बनाए इसकी लेंथ इसको कंप्लीट कर दे तो ये हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं आगे चलता जाऊँ तो हमारे पास ये इस तरह का ग्राफ स्लोप का बन जाता है। और आप देखें जब चार्ज 0 है तो स्लोप मैक्सिमम है, चार्ज मैक्सिमम हुआ स्लोप 0 हो गई। जब चार्ज 0 हो गया स्लोप नेगेटिव में मैक्सिमम हो गई। जब चार्ज दोबारा नेगेटिव में मैक्सिमम हुआ तो स्लोप 0 पे चली गई। तो अब ये हमारे पास स्लोप की कर्व आ गई। और अब यहाँ पे देखें स्लोप को हमने क्या कहा था, स्लोप बराबर करंट के नहीं होती। अब स्लोप को ही तो हमने करंट कहा है, तो इसका मतलब है ये जो स्लोप की कर्व है वो हमारे पास करंट की कर्व है। और यही हम शुरू पे लगे हुए थे कि करंट और वोल्टेज के दरमियान हमने रिलेशन फाइंड आउट स्टूडेंट करना है। ये वोल्टेज की मेरे पास ये इक्वेशन आई थी और स्लोप की यानी कि करंट की। अब जहाँ पे स्लोप है स्लोप की लाइन को मैं करंट की लाइन बोलूँगा। अब ये हमारे पास करंट की है और ये वाली वोल्टेज की है और ये वाली चार्ज की है। इन तीनों का मैं मर्ज कर दूंगा यहाँ पे एक जगह पे बनाऊँ। तो यहाँ पे देखें जब वोल्टेज 0 है तो हमारे पास चार्ज 0 है तो स्लोप मैक्सिमम है। जब चार्ज मैक्सिमम हो गया हमारे पास यहाँ पे तो जो स्लोप है वो 0 हो गया। यहाँ पे चार्ज 0 हो गया हमारे पास स्लोप मैक्सिमम हो गया नेगेटिव में। इसी तरह ये हमारे पास चल रहा है। अगर मैं इस में से सिर्फ वोल्टेज और करंट को यानी कि वोल्टेज और स्लोप को देखूं तो वो हमारे पास ये दो इक्वेशन मैंने बनाई हैं। अब यहाँ पे देखिए वोल्टेज मैक्सिमम यानी कि करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज 0 है। कितना है, ये 90 पे मैक्सिमम होता है। और ये 0 वोल्टेज 0 है तो करंट मैक्सिमम है। और जब करंट मैक्सिमम से 0 पे आ गया तो वोल्टेज हमारे पास ये वाला मैक्सिमम हो गया, करंट 0 और वोल्टेज मैक्सिमम 90 पे। उसके बाद ये -90 पे आ जाएगा और ये इधर से 0 हो जाएगा। अगर हम शुरू पे देखें, आगे ना जाए मज़ीद हम इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। शुरू पे देखें वोल्टेज 0 है तो करंट 90 पे है, इसका मतलब करंट आगे है, 90 आगे है। करंट लीड कर रहा है, जो चीज़ आगे होती है वो लीड करती है, जो पीछे होती है वो लैग करती है। करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है। और करंट कितने से लीड कर रहा है, 90 आगे है। तो हम कह सकते हैं इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स एंड वोल्टेज बाय 90 आर पाई बाई 2 रेडियन। जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है उसमें करंट लीड करता है पाई बाई 2 रेडियन के हिसाब से। और जो यहाँ हम वोल्टेज का बोलें कि वोल्टेज क्या कर रहा है तो हम कहेंगे वोल्टेज लैग कर रहा है बिहाइंड द करंट बाय 90, ठीक है, आर पाई बाई 2 रेडियन। अब हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर हमारे पास जैसा कि कैपेसिटर के केस में इन फेज था, जब करंट कम होता था वोल्टेज भी कम, जब करंट मैक्सिमम वोल्टेज भी मैक्सिमम, तो हमने इनको पैरेलल इस तरीके से बनाया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब करंट वोल्टेज 0 है तो करंट मैक्सिमम है, तो कितने से लीड कर रहा है करंट, 90 से। तो हम वोल्टेज जो लैग कर रहा है उसको हॉरिजेंटल बनाएंगे और जो लीड कर रहा है उसको वर्टिकल बनाएंगे।
करंट 90 पे है और वोल्टेज 0 पे है, तो हमारे पास इनके दरमियान 90 का एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। हम इसे कहेंगे करंट लीड कर रहा है 90 से वोल्टेज से। अब हम पावर डिसिपेशन आ जाते हैं। पावर डिसिपेशन हमारे पास क्या होती है, एक तरफ हमने वोल्टेज ले लिया और एक तरफ हमने करंट ले लिया, और यहाँ पे आप देखें ये करंट है और ये एंगल थीटा बन रहा है किसके साथ, वी आर एम एस के साथ। ये वेक्टर वी आर एम एस का है जो कि ये है। इस वेक्टर को अगर रिजॉल्व करें दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हमारे पास वी आर एम एस साइन ऑफ थीटा और नीचे वाले एक्स एक्सिस पे वी आर एम एस कॉज ऑफ थीटा, और जो पावर होती है वो हमारे पास इन दोनों के दरमियान होती है जो पैरेलल होते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, वी आर एम एस क्रॉस आई आर एम एस कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आई आर एम एस वी आर एम एस कॉज ऑफ थीटा के ये। अब थीटा पे डिपेंड करती है, कॉस थीटा पे डिपेंड करती है पावर की वैल्यू। कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो पावर मैक्सिमम, कॉस थीटा मिनिमम पावर भी मिनिमम। तो हम कह सकते हैं कॉस थीटा जो है वो हमारे पास पावर फैक्टर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एग्जाम के वाले से भी आपने जहन नशीन कर लेना है। वो पूछता होता है कि हमारे पास पावर फैक्टर कौन सा है, साइन थीटा है, कॉस थीटा या टैन थीटा है, तो आपने जहन में रखना कॉस थीटा जो है वो पावर फैक्टर है। अब अगर पावर फैक्टर हम समझना चाहते हैं तो एक कर्व ले लें, इस कर्व के 4 हिस्से कर लें। अब 4 हिस्से में से एक इसको डिवाइड किया, 1 वाला हिस्सा ये, 2 वाला ये, 3 वाला ये और 4 वाला ये। इसमें आप देखें पहले आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब एनर्जी गेन कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे गेन ऑफ एनर्जी। जब ऊपर से दोबारा नीचे आएंगे तो हम लॉस ऑफ एनर्जी कर रहे हैं। तो जब इधर से दोबारा नेगेटिव में अप जाएंगे तो गेन ऑफ एनर्जी हो जाएगा, इधर से जब हम दोबारा इस साइड पे जाएंगे तो ये लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगा। यहाँ से देखें हमने जितनी गेन की फिर उतनी लॉस भी की, फिर जितनी गेन की उतनी लॉस भी की, तो गेन बराबर लॉस के हो जाएगा। फर्स्ट 2 में और थर्ड फोर्थ में भी गेन बराबर लॉस के हो जाएगा। तो टोटल पावर डिसिपेशन हमारे पास 0 आ जाएगी। जितनी हम गेन करते हैं उतनी ही लॉस करते हैं, तो हमारे पास पावर डिसिपेशन तो 0 हो गया। अब हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मैंने आपको बताया था कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है। इसका फार्मूला हमारे पास एक्स सी बराबर वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस होता है, और ये बराबर 1 ओवर ओमेगा सी के होता है, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के सी साथ में वैसे ही। और आप यहाँ पे देखें एक्स सी फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज करेगी। तो ये हमारे पास ओहम में मेजर की जाती है। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इसकी रेजिस्टेंस यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो कम होगी। जब रिएक्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस कम हो तो हमारे पास बेस्ट वर्क करेगा जो कैपेसिटर है। तो हम कह सकते हैं बेस्ट वर्क कैपेसिटर कब करता है, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी हाई होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस मिनिमम होगी। और दूसरे नंबर पे अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो हमारे पास रिएक्टेंस ज़्यादा होगी यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो जो है कैपेसिटर अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा। वर्स्ट वर्क कब करेगा, जब लो फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक हमारा चैप्टर जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आपने इसे मज़ीद तसल्ली के साथ बैठ के आराम से सुन लेना है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इसे रिपीट कर लें ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए।